नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के एक तरह के बजट सत्र के समापन पर। दरअसल ये वैसे तो निर्धारित समय के मुताबिक बजट सत्र हुआ था, लेकिन ये अनुपूरक और काम चलाऊ बजट सत्र के साथ खत्म हो गया। आज हम इसलिए इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि जब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनी थी तब उनके वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि सदन की बैठकों की संख्या बढ़ानी जानी चाहिए ताकि जो विधानसभा के सदस्य हैं वो अपनी बातचीत सदन में कर सकें और एक तरह से नौकरशाही पर भी अंकुश लगाया जा सके। लेकिन ये संयोग था कि उन्होंने शपथ के बाद इस तरह की बात की थी, सरकार गठन के बाद। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 7 फरवरी को मध्य प्रदेश विधानसभा का डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में पहला सत्र था और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद इसे 19 फरवरी तक चलना चाहिए था। लेकिन संयोग देखिए कि जैसा शिवराज सिंह की सरकार के वक्त हुआ करता था, लगभग उसी तर्ज पर 4 दिन पहले ये बजट सत्र समाप्त हो गया। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर जनता के मुद्दों पर सदन की जो कार्रवाई होती है उस समय से पहले क्यों खत्म हो जाती है। अगर ये खत्म हो जाती है तो सत्ता पक्ष के साथ सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी पहले बनती है ताकि ये सत्र चलता रहे और जनता के मुद्दे विधानसभा में चर्चा का विषय बने और उस पर फैसले हो। आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, हमारे पत्रकार साथी राजेश चतुर्वेदी जी, और स्काइप पर जुड़ेंगे सुरेश शर्मा, हमारे पत्रकार साथी। और चर्चा की शुरुआत के साथ आपको बता दें कि पहले हम सुनते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं और उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष का क्या कहना है, और फिर चर्चा शुरू करेंगे। सुनते हैं मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को। 10 साल में भारत ने जिस प्रकार से अपने कदम बढ़ाए, मुझे इस बात का गर्व है। भारत के विकास ने सोने की चिड़िया बनने की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं, यह हमारा सबका सौभाग्य है। प्रदेश में हर वर्ग, खास करके मध्य प्रदेश की विकास दर आज की स्थिति 16% से अधिक है। ऊर्जा क्षमता 4000 मेगावाट, आपकी सरकार के समय 4000 थी, आज की स्थिति में 29,000 मेगावाट से अगर आगे बढ़ी है तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यकुशलता के कारण से बढ़ी है। आज 47 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई की सुविधा मिली है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, ये आंकड़े बता रहा है। वो आंकड़े खुली आंखों से देखोगे तो आपको सब कुछ मिल जाए। मैं कांग्रेस के कुछ बात अगर याद दिलाना चाहूंगा। आपने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, आपने मादक पदार्थ मुक्त प्रदेश बनाने की बात कही थी, आपने संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात कही थी, आपने लिपिकों से वेतन विसंगतियों को दूर करने का वादा किया था, आपने आउटसोर्स कर्मचारियों के सुरक्षा का वादा किया था। लगातार इतनी लंबी लाइन है। कन्यादान में भी आपने कहा था 51,000 देंगे, एक बहन को नहीं दिया, एक कोई सामूहिक विवाह आपके माध्यम से नहीं हुआ। प्रदेश की जनता की बात नहीं करना चाहते, यहाँ के किसानों की हक की बात नहीं करना चाहते, किसानों को धान खरीदी का समर्थन मूल्य की बात नहीं करना चाहते, गेहूं खरीदी की बात नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री 450 रुपए की बात करते हैं, आंकड़ों की बात, लेकिन आज जमीन पर यह है कि बहनों को 450 रुपए सिलेंडर की सब्सिडी नहीं मिल रही। युवाओं के बेरोजगारी की बात है, युवाओं की नौकरी की बात नहीं करते। सरकार सिर्फ धर्म पे बात करना चाहती है, प्रदेश की जनता के लिए बात नहीं करना चाहती। तो हमने सुना कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कह रहे हैं कि सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती, और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विकास की बहुत सारी सीढ़ियां मध्य प्रदेश ने तय कर ली है, प्रतिपक्ष उसको देखना नहीं चाहता है। ये तो हुए सत्ता और प्रतिपक्ष के मुद्दे, लेकिन पत्रकारों की नज़र में क्या विधानसभा के सत्रों की बैठकें कम होनी चाहिए या वो बढ़नी चाहिए, और अगर ये नहीं बढ़ती है तो इसमें घाटा सत्ता के साथ साथ जनता का भी है, और एक तरह से जो विधायिका है उसका भी वजन कम होता है, उसकी भी धमक कम होती है और नौकरशाही हावी होती है और वो निरंकुश होती है। आपको बता दें कि पिछले सालों की सरकार का औसत जो बैठक थी प्रतिवर्ष 16 दिन विधानसभा की बैठकें चली हैं, ये एक औसत निकल कर आया है। और अगर हम शिवराज सिंह के सरकार के कार्यकाल के पहले की बात करें तो दिग्विजय सिंह का जो कार्यकाल हुआ करता था, 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह, उनके कार्यकाल में बैठकों का सिलसिला एक साल में लगभग 73 बैठकों का हुआ है। तो ये तो हुई तुलनात्मक दृष्टि की बात। लेकिन जब मध्य प्रदेश बन रहा था, विंध्य प्रदेश में सरकारें गठित हुई थी, मध्य भारत की भी सरकार थी, और उसके चलते अगर हम विंध्य प्रदेश की सरकार जब बनी थी 1952 में, तब 4 साल में 170 बैठकें विंध्य प्रदेश की सरकार में हुई थी।
ये मध्य प्रदेश गठन के पहले का मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ। और उसी के चलते भोपाल तो बहुत छोटा राज्य हुआ करता था, तो यहाँ विधायकों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन विंध्य की जो सरकार थी उसने इस पूरे मुद्दे पर सबसे ज़्यादा बैठकें की थी और उसकी संख्या थी 170 4 सालों में। तो ये एक आंकड़ा है जो बताता है कि अगर आप जितनी ज़्यादा विधानसभा की बैठक करेंगे, विधायिका का प्रभाव बढ़ेगा, नौकरशाही नियंत्रित रहेगी और जनता से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा होगी और प्रतिपक्ष और सरकार मिलकर जनता के कल्याण के फैसले करेंगे। तो इसी पर बात, रमेश शर्मा जी, आपका जो तजुर्बा है हम लोग की उम्र से मुझे लगता है कि उससे थोड़ा बहुत आसपास ही होगा, 50 साल से ऊपर की आपकी पत्रकारिता है, किस ढंग से देखते हैं विधानसभा की बैठकों की घटती संख्या और विधायिका का घटता असर, आपका नजरिया? देखिए, इसमें कोई शक नहीं राघवेंद्र जी कि इस समय विधानसभा की कार्रवाई की बैठकों की दिनों की संख्या ही नहीं घटी है, बल्कि उनकी कार्रवाई के घंटे भी घटे हैं जी। ऐसे उदाहरण हैं कि यदि सत्र की अवधि नहीं बढ़ाई गई है तो लंच स्थगित करके चर्चाएं हुई हैं, आधी आधी रात तक बैठकें लगातार चली हैं, 7 बजे तक 8 बजे तक, ताकि काम के घंटे पूरे हों। ये तभी संभव होता है जब विधानसभा में सहभागी जितने सदस्य हैं वो चर्चा में ज़्यादा रुचि दिखाएं, विशेषकर विपक्ष में। कई बार पिछले कुछ दिनों से सदन में चर्चा करने के बजाय एक फैशन आ गया है मीडिया में चर्चा करना। अब मीडिया में चर्चा करना, अगर वो बहिष्कार करेंगे, आसंदी के सामने आएंगे तो सुर्खियां बनती हैं, तो इस कारण कहीं ना कहीं कार्रवाइयां स्थगित होती हैं। इन दोनों चीज़ों में गिरावट आई है। विधायकों का पढ़ करके अपनी स्टडी, क्षेत्र की स्टडी करके आने में भी गिरावट आई है, सहभागी होने में उसमें भी गिरावट आई है। और इसका अगर कहीं ना कहीं नुकसान होता है तो वो जनता को नुकसान होता है, जनहित के मुद्दे उसमें उठाए नहीं जाते। ऐसे उदाहरण हैं विधानसभा के भीतर, आपको भी अनुभव होगा राघवेंद्र जी, राजेश जी को भी होगा, सुरेश जी को भी होगा, कि कितनी बार ऐसा सदन में विपक्ष ने भी प्रमाण के साथ उठाया है और अधिकारी सस्पेंड हुआ है, कलेक्टरों के ट्रांसफर हुए हैं विधानसभा की कार्रवाई में। लेकिन ये तभी संभव है जब सारे के सारे सदस्य रुचि के साथ अध्ययन करके आए, प्रमाण के साथ अपनी बातें रखें और चर्चा में रुचि लें। ये जो सदस्यों की रुचि है वो घट रही है चर्चा में हिस्सा लेने की, इसके कारण न केवल सत्र पूरे चल रहे हैं और जनहित की समस्याएं भी कम उठ पा रही हैं। ये जो चिंता आप जता रहे हैं, प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष सदन के बाहर तो दोनों भी इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जो उनका व्यवहार है वो सदन के भीतर उतना एक तरह से सकारात्मक नहीं होता है कि सदन की कार्रवाई चल सके। आपने कहा कि सबकी रुचि, खासतौर से प्रतिपक्ष, वो सदन के बाहर मीडिया से बात करने में रखता है। लेकिन अगर हम पुरानी बात करें, सुरेश शर्मा जी की तरफ आऊँगा मैं। सुरेश जी, पहले के दौर की अगर बात करें, चाहे लगातार 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह, उस कार्यकाल की बात करें, या उसके बाद के 20 साल जो भाजपा सरकार के रहे, उसमें सदन की बैठकों की संख्या तो घटी है और उसके साथ साथ प्रतिपक्ष की मारक क्षमता भी घटी है। पहले प्रतिपक्ष सरकार को चर्चा करने के लिए मजबूर करता था और उसके बाद सरकार कटघरे में खड़ी होती थी। जैसा शर्मा जी ने कहा, राजेश जी भी इस बात से सहमत होंगे कि जब प्रतिपक्ष तथ्यों के साथ सदन में चर्चा करता था तब सबने देखा कि अधिकारियों पर कार्रवाई होती थी और अधिकारी विधानसभा की कार्रवाई के चलते बहुत सजग होकर काम करते थे और डरते थे कोई प्रश्न सदन में ना उठा लिया जाए, कोई प्रश्न सदन में ना पूछ दिया जाए, भले ही वो चर्चा में ना आए। लेकिन अगर सदन की प्रश्नावली में उनका प्रश्न आता है तो वो अधिकारी और विभाग कई बार बहुत डर जाते थे और वो एक तरह से अपने कामकाज को बेहतर करते थे, इसलिए कि कहीं उनके सवाल, उनके कामकाज के बारे में सदन में चर्चा ना हो। पिछले दिनों, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पिछले अगर हम 20-22 साल की बात करें तो ये गिरावट लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में का ये पहला सत्र था। उम्मीद की जा रही थी कि ये सत्र अपना समय पूरा करेगा, कार्यकाल जो अवधि थी वो पूरा करेगा। इसका मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय वरिष्ठ मंत्री हैं, वो उमा भारती की सरकार से लेकर शिवराज सिंह की सरकार में मंत्री रहे और अभी भी मोहन यादव की सरकार में मंत्री है। उन्होंने शपथ के बाद ये कहा था कि सदन की बैठक संख्या बढ़े और सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा ज़्यादा हो। आपकी राय, ये जो पहला सत्र था 7 फरवरी को शुरू हुआ, 19 तक चलना था, आज ही वो विदा हो गया, अवसान हो गया उस सत्र का, आपकी क्या राय? सबसे पहले तो राघवेंद्र जी, मैं इस बात पर चिंता प्रकट करता हूं कि जो सत्र की अवधि को कम किया गया। दूसरा, मुझे ये कहना है कि केवल एक बात नहीं है, 3 बातें एक साथ होती हैं जी। पहला, जो वर्ष भर में सत्र हुआ करते थे किसी जमाने में, उनकी संख्या घट गई।
कि उनकी जो दिन तय होते थे पहले, उन दिनों को कम कर दिया गया पिछले लंबे समय से। यानी अपन कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल से जो शुरुआत हुई थी लास्ट दौर से, वो निरंतर चलती रही। तो जो संख्या यदि हम ये मान लें कि 5 दिन हुआ करती थी, तो वो घट करके 3 दिन हो गई। और उसके बाद दूसरी दिक्कत वाली बात ये कि 3 दिन के लिए सत्र बुलाया गया, यानी कि जितनी अवधि के लिए सत्र बुलाए गए हैं जी, उमा जी की सरकार से लगा करके अभी तक एक भी सत्र ऐसा नहीं है जो आहूत की गई अवधि तक भी चला हो। तो पहले तो ये है कि जो साल भर में हुआ करते थे सत्र जितने दिन के, वो घटे। फिर उसके बाद जितने घटे हुए दिनों के लिए बुलाए जाते थे उसके अंदर से बीच में ही घट गए। और तीसरी बात रमेश जी भाई साहब ने जो कही है, मैं उससे सहमत हूं कि विधायिका का की जो दायित्व है उसके निर्वहन में समय घट गया। तो ये कहा जा सकता है कि ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल गिरावट है। एक दूसरी बात यह है कि यदि विधानसभा के सत्र चलते हैं तो सरकार को नुकसान नहीं होता, सरकार की आंखें खुलती हैं, सरकार को जनता के बीच में क्या हो रहा है इसका पता चलता है, ब्यूरोक्रेसी और जिलों में क्या क्या गड़बड़ियां या कुछ अन्य जो अव्यवस्थाएं हैं वो हो रही हैं उनका पता चलता है विधायकों के माध्यम से। तो सरकार का इसमें नुकसान नहीं है, नुकसान है ब्यूरोक्रेसी का, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उसके जवाबदेह होती है, ब्यूरोक्रेसी को प्रश्नों को उत्तर देना होते हैं, ब्यूरोक्रेसी को यदि गड़बड़ पकड़ी गई तो दंड का भागी होना पड़ता है। तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी इस सारे मामले से बच निकलती है। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सामान्य सी बात है जो हो सकता है कि मैं कहीं चूक रहा हूं तो सुधार देंगे, भाई साहब बैठे हैं। क्या विधायकों का वेतन उनके निर्वाचन होने के बाद से शुरू होता है या उनकी भी कोई नौकरी है? क्योंकि किसी भी कर्मचारी को वेतन की पात्रता तभी होती है जब वो अपने काम को पूरा करे। तो विधायक जो कर्मचारी के रूप में एक प्रकार से जनप्रतिनिधि है, यदि जनप्रतिनिधि है तो वेतन नहीं लेना चाहिए, और जब वेतन ले रहा है महीने का, आप उसको किसी भी भाषा में बोलिए तो उसको पूरा काम करना चाहिए। ये एक अगली बात मैं कहना चाहता हूं। एक अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सदन की, वो ये है कि जो चर्चा का स्तर है वो गिरा है। एक बात मैं इसके साथ चर्चा के स्तर के साथ जोड़ना चाहता हूं, और वो ये है कि हमें इस बात पर भी साथ के साथ मंथन करना पड़ेगा कि राजनीतिक पार्टियां जो सरकार में रही हैं उन्होंने सत्र अवधि को कम करना क्यों शुरू किया। हम केवल आरोप लगा करके तो मैं नहीं छोड़ सकता, तो मैं एक तर्क उसका देना चाहता हूं कि विपक्ष मूल रूप से, मैं इसमें केवल विपक्ष के बारे में टिप्पणी करूंगा, वो विधानसभा के सत्र का राजनीतिक उपयोग करता है। मुझे वो अच्छे से याद है कि कमलनाथ जी जब नेता प्रतिपक्ष थे तो उन्होंने रोजाना के लिए एक दिन चुन लिया था कि आज हम आदिवासियों के मुद्दे उठाएंगे, दूसरे दिन जो है हम दलितों के मुद्दे उठाएंगे, तीसरे दिन हम किसानों के मुद्दे उठाएंगे। मुद्दे नहीं उठते थे, उनका एक प्रदर्शन होता था केवल राजनीतिक गेन करने के लिए, लाभ लेने के लिए। ऐसा भाजपा भी करती रही है, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कांग्रेस ही करती है। तो आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए सदन के लाखों रुपये का जो खर्चा होता है वो अपनी पार्टी के एजेंडे के लिए उपयोग करेंगे, तब जाकर के ये हुआ कि भाई फिर सत्र में केवल सरकारी काम निपटाओ और इनको राजनीति का मुद्दा बनाने के लिए न दो। जबकि सरकार के द्वारा उठाए गए विधेयक हैं और अन्य चीजें हैं, विपक्ष के द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण और सवाल है, उनके जवाब सवाल के लिए विधानसभा का सत्र होता है। इसके लिए नहीं होता कि आपका राजनीतिक एजेंडा उसके माध्यम से पूरा किया जाए। तो इससे शुरू हुआ। बिल्कुल सुरेश जी, इस पर भी बात होनी चाहिए कि प्रतिपक्ष उसका राजनीतिक इस्तेमाल करे कि ना करे, लेकिन सदन का चौतरफा इस्तेमाल होगा, राजनीति भी उसमें होगी, प्रशासन को कसा भी जाएगा और जनता के कल्याण के मुद्दे पर जो लापरवाही कर रहा है उस अधिकारी और मंत्री की भी खिंचाई होगी, और ताकि सरकार जवाबदेह हो और जिम्मेदारी तय हो। राजेश जी, दरअसल इस सत्र की हम बात करें तो 2303 सवाल आए थे। अब सत्र पहले खत्म हो गया, जाहिर है कि सवाल जब आते तो उस पर चर्चा होती, चर्चा होने पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होती और विभागीय मंत्री उसका उत्तर देते। अगर गलत होता तो कार्रवाई करते और सही होता तो उसमें सुधार की और बातें हो जाती। तो ये पूरी चिंता इस बात की है कि सरकारें, अभी मोहन यादव की सरकार का कामकाज शुरू हुआ है, पहले सत्र में ही अगर इस तरह की लापरवाही होगी तो फिर अगले 5 साल की स्थिति का हम अनुमान लगा सकते हैं। ये नहीं कहते कि इस सत्र में जो हुआ है आगे भी ऐसा होगा, लेकिन अगर ये आदत पड़ गई
तो फिर अभी तक तो एवरेज औसत एक साल में 16 बैठकें होने की हमारे पास जानकारी है। अगर ये स्थिति बनी तो ये 16 से भी घट सकती है, जो सबके लिए खतरनाक है, प्रतिपक्ष के लिए, सरकार के लिए, लोकतंत्र के लिए, जनता और मीडिया सबके लिए। आपकी राय, आखिर इसमें कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है? नहीं, देखिए, ये जो सवाल है आपका, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, अल्टीमेटली तो जनता ही हार रही है इसमें, क्योंकि वो जो जगह है जिस पे हम आज बात कर रहे हैं वो विषय वस्तु तो सीधे सीधे जनता से जुड़ी हुई है ना। माने अभी इसी हफ्ते 2 दिन पहले बैतूल जिले में मध्य प्रदेश के 2 घटनाएं हुई। वो कथित वीडियो वायरल हुए, पिटाई की, आदिवासियों को पीटा गया। आज से आप जो जिस कालखंड की आपने बात की है, वो अगर दौर होता तो मतलब क्या विधानसभा ऐसे शांतिपूर्वक संपन्न हो जाती या सत्र अवसान हो जाता उसका? बैठक जो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। देखिए, ऐसा है कि वो एक कहावत है या मुहावरा है कि पूरे कुएं में वो भांग घुली हुई है ना। आप ये लोकसभा का जो 17वीं लोकसभा का अवसान हुआ, अभी 15 सत्र निर्धारित थे, 11 सत्र में निपट गया काम, और उसमें 43 डेज कम हो गई बैठकें, 43। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का 93 आर्टिकल कहता है कि जैसे ही लोकसभा का गठन हो, सदन का गठन हो, तुरंत जल्दी से जल्दी अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाए। ये संविधान का अनुच्छेद 93 कहता है। 17वीं लोकसभा 5 साल बीत गए, उपाध्यक्ष चुना ही नहीं गया। तो ये जो नज़ीरें हैं भाई, आखिर कहीं ना कहीं से तो प्रेरणा मिलती है ना। और फिर सदन को चलाने का जो दायित्व है असली, वो तो सरकार के ऊपर है, सत्ता पक्ष की तरफ होता है वो जी। मतलब सरकार को ही सुनना है ना। और जिस नौकरशाही की शर्मा जी ने बात की कि साहब ब्यूरोक्रेसी ऐसा करती है, ब्यूरोक्रेसी को अल्टीमेटली कौन डील करता है? कौन उसकी सीआर भरता है? अफसर की। वो कार्यपालिका के जो हेड बने हुए हैं वो भरते हैं। तो अंततोगत्वा सारी दारोमदार तो उन्हीं पे आता है। और सदन को चलाने की जिम्मेदारी हमेशा से सत्ता पक्ष की रही है। तो सरकारों को लेकिन ये लगता है, जब वो ये देख लेती हैं कि हमको सदन की बैठकें कम करने में लाभ हो रहा है, हमारी भाई इलेक्शन में सीटें बढ़ रही हैं, चुनाव होता है 5 साल में, ये तो मतलब भाई कहीं से तो प्रेरणा मिलेगी ना। वो जब सरकारें ये देखती हैं कि इसका कोई जनता में, क्योंकि अल्टीमेटली प्लेटफॉर्म किसका है? वो जनता का है। पब्लिक खुद तो आएगी नहीं चल के, कोई घटना हो गई उसको कौन उठाएगा? वो जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित है वो जनता द्वारा चुना गया है, वो वहां की जनता की बात रखेगा कि साहब नाली चौक हो गई है, 15 दिन से त्राही त्राही मची हुई है, वो विधानसभा में बताएगा। तो अब अल्टीमेट जनता की बात उठ नहीं रही है। 40 ध्यानाकर्षण जो है एक दिन में 5 लिए जाते हैं और सारे के जवाब मान लिए जाते हैं, और हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई, और फलाना हुआ, ये सब हो रहा है। जैसे सुरेश शर्मा जी ने कहा कि पब्लिक एक्सचेकर का करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है और काम क्या हो रहा है। लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं कैलाश विजयवर्गीय को, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है। उन्होंने कहा है कि नहीं, हम बैठकें बढ़ाएंगे। तो हो सकता है कि पिछले 20 साल में जो गिरावट आई है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये बात कह रहा हूँ मैं जी, तो विजयवर्गीय जी इतिहास में शायद अपना नाम दर्ज करवाएं कि उनके कार्यकाल में जो सदन की बैठकें होती थी वो साहब बढ़ के सीधे जो है साल भर में 40 हो गई थी। बिल्कुल। तो लिखा जाएगा इसको, बिल्कुल। तो हमारी शुभकामनाएं हैं उनको। शर्मा जी, दरअसल राजेश जी ने कहा कि आखिर प्रतिनिधि तो जनता से निकल कर आते हैं, विधानसभा में जो बातचीत करते हैं, तो जनता जब कम बैठक करने के बाद भी विधायकों को जिता रही है भाजपा के, इसका मतलब कि वो खुद भी ये चाहती है। चाणक्य ने कहा था कि लोभी अगर जनता होगी तो फिर शासक ठग हो जाएंगे। अगर जनता लालची है, लोभी है, तो फिर वो ठगी जाएगी और जो उस पर शासन करने वाले लोग हैं वो भी ठग हो जाएंगे, ये उन्होंने कहा था। तो जनता अगर इस बात पर स्वीकार कर रही है कि आप बैठ के कम करिए, सदन के घंटे भी कम हो जाएं, सवाल के उत्तर भी ना मिले, इसके बाद भी अगर वो बहुमत से जिताएगी, तो फिर जो चाणक्य ने कहा था कि भाई फिर ठग राज करेंगे। तो इसको हम ब्रॉडर उसमें देखें तो वो चीज़ें दिख रही हैं। आपकी राय इस पूरे मसले पर, क्या स्थिति आपको दिखती आने वाले 5 साल में? क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव नए मुख्यमंत्री है,
नया कुछ करेंगे, नवाचार करेंगे। फिर कैलाश विजयवर्गीय जैसे तजुर्बेकार मंत्री उनकी टीम में है। फिर विधानसभा अध्यक्ष की हम बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बहुत धीर गंभीर व्यक्तित्व के धनी उस आसंदी पर बैठे हैं, संचालन करेंगे। तो लगता है कि आने वाले दिनों में बैठकें बढ़ेंगी और चर्चाएं भी सारगर्भित और ऐसी होंगी जिससे जनता का कल्याण हो। आपकी राय? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हमको उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाले समय में संसदीय गरिमा बहाल होगी और बैठकों की संख्या बढ़ेगी और सदस्य जो है मीडिया के बजाय संसद में अपनी बात रखेंगे। उसका कारण है कि प्रकृति का नियम है, शून्य से जो सृष्टि का जो सिद्धांत है, प्रातः होती है, अंधकार होता है, फिर प्रातः होती है। तो निश्चित रूप से हम जहाँ से आरंभ होते हैं, कुछ गिरावट आती है, फिर उसका उत्थान होता है। तो मैं समझता हूँ जैसे इस सत्र में मुझे दो अच्छी चीज़ लगी। एक तो जो अंतरिम बजट जो था वो सर्वसम्मत पारित हुआ, एक मुझे ये ठीक लगा, और दूसरा हजार तनावों के बीच में भी राज्यसभा के चुनाव सर्वसम्मत होने की दृष्टि में जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, और फिर जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा है, हमको उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाले दिनों में सदस्य भी बैठकों में हिस्सा लेंगे और जनहित की बातें उठाया करेंगे। कैलाश जी ने तो सदन शुरू होने के पहले कहा था, जब वो सरकार बीजेपी की बन रही थी, तब उन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि सदन की घटती बैठकें चिंता का विषय ये उन्होंने जाहिर किया था। लेकिन आप देखिए कि पहले सत्र 4 दिन पहले खत्म हो गया, तो जो उन्होंने चिंता जताई थी सदन में उसके हिसाब से आचरण नहीं हुआ। तो चिंता जताने से बेहतर है कि वो आचरण में उतर आए। तो मुझे लगता है कि फिर चिंता को लोग गंभीरता से लेंगे, नहीं तो फिर चिंता तो लोग जताएंगे और आचरण में वो नहीं आएगी, तो फिर हल्कापन आएगा, फिर वरिष्ठता और बाकी चीज़ें उस पर लोग सवाल खड़े करेंगे। सुरेश जी, आपकी राय? भगवान जी, मैं सबसे पहले एक टिप्पणी के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। हम 4 पत्रकार बैठे हैं, हमें चारों में से किसी एक को भी राज्यसभा के लिए निर्दलीय लड़वाने के लिए जो नॉमिनेशन फार्म होता है ना जी, उतने विधायक मिल जाएं। फिर आप देखिए कि ये जो समन्वय बना हुआ है ना, ये समन्वय कैसे टूटता है। क्योंकि जिस तरीके के नाम आते हैं ना, उन नामों को विधायक ही पसंद नहीं करते। आप निर्दलीय लड़के देखिए और फिर देखिए कि आप जीत जाएंगे, उनको मिले हुए वोट कट जाएंगे। तो ये कोई तर्क वो नहीं है। एक बात कोई समन्वय नहीं है, केवल डरा हुआ वातावरण है। उस डरे हुए वातावरण में कोई बोलना नहीं चाहता। तो वो तो एक बात हो गई पूरी। दूसरी बात ये है कि विधानसभा के सत्र में आपको 2 दिन का इंतजार और इसलिए भी करना चाहिए था क्योंकि आपको मतदान के लिए और वातावरण का या मतदान के लिए फिर से दोबारा आप सत्र बुलाओगे, ये ठीक नहीं है। इसलिए विधायकों को 4 दिन रोकने की बजाय 4 दिन सदन में रोकना चाहिए था। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि विधानसभा का सत्र जो है वो किन कामों के लिए बुलाया जाता है, केवल सरकारी आय व्यय का हिसाब किताब रखने के लिए नहीं होता। ये आप समस्याओं के लिए, राजेश जी कह रहे थे, मैं इससे सहमत हूं कि यदि किसी व्यक्ति की पिटाई हो जाए इस तरीके से सत्र के चलते हुए और सत्र में हंगामा न हो और सत्र 2-3 बार 10-5 बार स्थगित नहीं हो, तो विधायक चुन के काय के लिए आते हैं? सरकार की केवल इसलिए स्तुति करना चाहिए कि वो सरकार है और हम विपक्ष में बैठे हैं, हमारे 4 काम रुक जाएंगे। आज हम पत्रकार हैं, केवल हम सरकार की स्तुति इसलिए करें कि हमारे कामकाज रुक जाएंगे। ये तरीका लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है और बाकी लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। चलिए, मैं कल एक कार्यक्रम में गया था, 2 लाइनें मैं आपको बोलता हूँ जी। वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, आप तीनों मुझसे वरिष्ठ हैं, मैं आप तीनों का बहुत सम्मान करता हूँ। पत्रकार का मूल धर्म क्या है? पत्रकार का मूल धर्म ये है कि सरकार की आलोचना करिए, लेकिन उस आलोचना में मार्गदर्शन होना चाहिए। आप ब्यूरोक्रेसी को जनता के साथ कनेक्टिविटी का काम करिए, ये पत्रकारिता का काम होता है। और न्यायपालिका को और सत्य बताने का काम करिए, ये पत्रकारिता का काम होता है। आज की जैसी पत्रकारिता का काम नहीं होता कि सामने एक अफसर खड़ा होता, हमारी बोलती बंद हो जाती है, सामने एक नेता खड़ा है, हमारी बोलती बंद हो जाती है। इस मामले में कभी और विस्तार से बात करेंगे। ऐसी अंधेरा तो बहुत है। मैं ये कह रहा हूँ जी, कि समय का विधानसभा का सुरेश जी, समय से समाप्त होना चाहिए। ये जो तानाशाही पूर्ण राजनीति चल रही है, ये तानाशाही पूर्ण ब्यूरोक्रेसी चल रही है। आप लोकतंत्र को ले जाना कहाँ चाहते हैं? लोकतंत्र केवल राजनेताओं का इस पर अधिकार सूत्र नहीं है। लोकतंत्र में मीडिया सरकार 5 साल चलेगी, अपन इन मुद्दों पर बार-बार चर्चा करेंगे, समय की कमी है। एक बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज। लोकतंत्र में मीडिया चौथे हिस्से का पार्टनर है। आप अपनी भूमिका को, क्योंकि हम चारों पत्रकार बैठे इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, आप अपनी भूमिका से बच नहीं सकते ये कह करके कि उन्होंने सत्र पहले स्थगित कर दिया। हम भी आवाज उठाएं कि सत्र से पहले ये उसी का हिस्सा है। लोकतंत्र हम जो चर्चा कर रहे हैं ये उसी का हिस्सा है। सुरेश जी, राजेश जी, आपकी अंतिम टिप्पणी।
सुरेश, कैलाश विजयवर्गीय के संसदीय कार्य मंत्री भी और वरिष्ठ मंत्री भी, और उन्होंने जो कुछ कहा था, क्या सरकार में आपको लगता है कि आने वाले सत्र कुछ बेहतर होंगे, संख्या बढ़ेगी, कामकाज के घंटे भी बढ़ेंगे और चर्चा भी सकारात्मक होगी? बहुत छोटी सी नहीं, मुझे हम सब लोगों को उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय बड़े मतलब गंभीर और संवेदनशील व्यक्ति हैं, और मतलब चूंकि अब समय अभी कम हुआ है, नई नई सरकार बनी है और उनके पास ये विभाग आया है, तो निश्चित रूप से वो इसमें लगेंगे कि वही बैठकें बढ़ें। बिल्कुल। और बाजार में तो है ही है कि उनके आभा मंडल में कामकाज हो रहा है, तो हमको उम्मीद की जानी चाहिए कि जो है सदन की जो बैठकें हैं उनका अवधि बढ़ेगी और विपक्ष को भी जो है अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा। बिल्कुल कह सकते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री कैलाश जी जैसे लोग हैं, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जैसे लोग हैं, भले ही डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कामकाज, अभी वो सीट पर बैठे हैं, कामकाज समझ रहे हैं, कामकाज को बेहतर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो प्रतिपक्ष में युवा नेतृत्व है और सरकार मिलकर ऐसा काम करेगी कि जनता के मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत हो और परिणाम बेहतर आए। चारों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूँ, तीनों मेहमानों का। सुरेश जी आपका साधुवाद, राजेश जी आपका भी, रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए INDU 24।